तो सही बच्चे भाई, क्लास चलिए करा जाए। जिन जिन के हाथ में फ़ोन है फ़ोन रख लो भाई जेब में, रख लिया आशीष। कुछ तो बिल्कुल फ़ोन अपने लैप पे रखते हैं और बीच बीच में जब टाइम मिलता है फेसबुक चला लेते हैं थोड़ी देर। फेसबुक, इंस्टाग्राम है ना, सब हो ना सोशल मीडिया पे। ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे क्लास के ऐसे जिनका इंस्टाग्राम या एफबी अकाउंट नहीं है? ईमानदारी से, झूठ मत बोलना, इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है। तुम लोगों का इंस्टाग्राम एफबी अकाउंट नहीं है? अरे रियल नेम से नहीं मैं कह रहा हूँ, किसी और नेम से बना रखा आप लोगों ने, एज बना रखी और कुछ स्नैपचैट पे हो। इसका है ना, झूठ बोल रहा है तो ना। पता है एफबी पे जितने रियल अकाउंट है उतनी फेक अकाउंट भी है, बराबर ही संख्या में है। हर आदमी दो तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है एफबी पे। बच्चों बस भाई, अब देखिए क्लास पीछे अक्षत स्वास्थ्य, चलिए भाई अब देखो लास्ट क्लास जब हम हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक कर रहे थे ना, तो बिल्कुल एंडिंग में वीडियो जो है मतलब बंद हो गई थी। तो वो जो बच्चे ऑनलाइन भी देखेंगे तो उसमें वो हाइब्रिडाइजेशन की जो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी ना, ये वाली, ये उसमें नहीं आ पाई थी, कवर ही नहीं हो पाई थी। बट ये सारा कवर हुआ था, आपको पता हो तो। मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता हूँ कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी है लास्ट क्लास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो आप लोगों को जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में डेफिनेशन पढ़ो इसकी, दैट इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energy and shape। कुल मिला के बात ये है सिंपल सी कि कोई भी एटम अगर मान लीजिए जैसे कार्बन की बात करें, वो 4 बॉन्ड बनाना चाहता है हाइड्रोजन के साथ। 4 बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है? स्वाभाविक सा रीज़न है कि उसके पास ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जो किस तरीके से बटे हुए हैं, वरी कार्बन के पास जो ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वो बंटवारा कैसे होगा उसका? बोलो 2,4 करके गाइस, 2,4। तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब उसको 4 अदर एटम्स के साथ बोलो क्या करनी पड़ेगी? शेयरिंग करनी पड़ेगी। अरे यही तो है, शेयरिंग करनी पड़ेगी ना। और शेयरिंग कैसे होती है जरा बताओ। इससे जस्ट पीछे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें मैंने कहा था कि शेयरिंग करने के लिए 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स को बोलो क्या होना पड़ेगा? ओवरलैप। जो बच्चे लास्ट क्लास आए वही जल्दी समझ पाएंगे मेरी बातों को, बिकॉज हमने बहुत डिस्कशन में लास्ट क्लास करा है। तो 2 एटम्स को अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं तो दे हैव टू ओवरलैप देयर ऑर्बिटल्स। ओवरलैप करना पड़ेगा उनके ऑर्बिटल्स को, ये मैं सिखा चुका हूं आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के दौरान। तो ओवरलैपिंग करनी है तो कार्बन देखता है कि उसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें 2 2s में है और 2 2p में है। लेकिन ओवरलैपिंग करने के लिए सिर्फ कौन तैयार है? बोलो 2p के ऑर्बिटल्स, बिकॉज यही हाफ फील्ड है, ये तो फुल फील्ड है, तो ये तो ओवरलैपिंग करने से मना कर देता है। मना करने का मतलब ये कि फुल फील्ड है तो ये ओवरलैपिंग नहीं करेगा। अब कार्बन सोचता है कि फुल फील्ड क्यों है भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू 2p, तो ये पहले भरता है। लेकिन अगर सबको बराबर स्टेबल कर दें तो फिर सब में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, याद आ रहा है? और बराबर स्टेबिलिटी सबकी कैसे आ सकती है? जब ये इंटरमिक्स होकर एक नया सेट बना ले ऑर्बिटल्स का, जिनका एनर्जी सबका बोलो कैसा हो? एक जैसा। जिनकी स्टेबिलिटी सबकी बोलो कैसी हो? एक जैसी। मैंने आप लोगों को बेसन का लड्डू और 3 मोतीचूर के लड्डू वाला एग्जांपल दिया था। आप समझ सकते हैं कि बेसन का लड्डू ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है 3 मोतीचूर के लड्डू से। लेकिन अगर चारों का चूरा बना के एक नए 4 लड्डू तैयार किए जाएँ, उन सबका टेस्ट, उन सबकी प्रायोरिटी, उन सबकी जो मतलब जो भी चीज़ होगी वो सारी बोलो क्या होंगी? सेम होंगी। यही काम होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। इससे बस फायदा ये होता है कि एक क्लास वैसे तो कार्बन ऐसा दिखता है 1s 2s 2p 2px 2py 2pz, जिसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे बिकॉज 2s ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर वो 2s इन पीस के साथ मिलके कुछ ऐसे 4 ऑर्बिटल का सेट तैयार करता है तो ये चारों की स्टेबिलिटी फिर एक जैसी हो जाती है। इनकी एनर्जी बोलो कैसी होती है? एक जैसी। तो पहले तो 1s में जाते हैं, उसके बाद कैसे जाते हैं बोलो? 3 4 5 और 6, सब में एक एक जाता है। और सब में एक एक जाता है जब, तो सारे के सारे ओवरलैपिंग करने के लिए क्या रहते हैं? रेडी रहते हैं। और ऐसे में कार्बन 4 ऑर्बिटल्स अपने ओवरलैप करा पाता है। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हुए? एक s और 3 p। मतलब कुल मिला के बहुत सिंप्लीफाइड शब्दों में मैं कहूँ तो ऐसा कह सकते हैं कोई भी एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में अपने ऑक्टेट को पूरा नहीं कर सकता। अब ये बात मैंने लास्ट क्लास पूरी अच्छे से नहीं बोली, लेकिन अब बोल रहा हूँ मैं। कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट में अपनी
ऑक्टेट को या अपनी वैलेंसी को पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके कोई ऑर्बिटल फुलफिल्ड होने के कारण ओवरलैपिंग करने से मना कर देंगे। तो वो क्या करता है, वो एनर्जीज रीडिस्ट्रीब्यूट करता है अपने ऑर्बिटल्स के बीच में, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो अपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या करता है बोलो, एक जैसी, ताकि सब में कितना कितना इलेक्ट्रॉन जाए, एक एक। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही उसके ऐसे ऑर्बिटल्स उसको अवेलेबल हो पाते हैं जो उसकी ओवरलैपिंग करके उसके ऑक्टेट को क्या कर पाएंगे, स्टेबलाइज कर पाएंगे। जैसे कि कार्बन को 1s और 3p को हाइब्रिडाइज करना पड़ता है, तब जाके उसको 4 ऑर्बिटल ऐसे तैयार होते हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और ओवरलैपिंग होकर उसका ऑक्टेट पूरा हो पाएगा। ये एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था जो लास्ट क्लास करा गया है। पूरा हमने 1.25 घंटा यही चीज़ डिस्कस करी है, एक एग्जाम्पल, फिर दूसरा एग्जाम्पल, फिर तीसरा एग्जाम्पल, फिर चौथा एग्जाम्पल, फिर 5वां एग्जाम्पल। यही हमने बहुत मतलब एक ही क्लास के अंदर पूरा हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक लगभग खत्म कर लिया। अब मैं आपको आज क्या सिखाने वाला हूँ। वैसे तो मैं सोच रहा था कि एमओटी सिखाऊंगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी और है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बट एमओटी का आज एमओटी से पहले कुछ और चीज़ें करते हैं जो छोटी छोटी हैं, वो भी करानी है। बची हुई चीज़ें मतलब मान के चलो कि हार्डली मैक्सिमम 3 क्लास का चैप्टर बचा हुआ है, नहीं तो 2 में भी खत्म हो सकता है। ठीक है, 3 क्लास का तो बचा है, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट में कितना चैप्टर आ रहा है आप लोगों का? 5 आ रहे हैं ना, थर्मो तक आ रहा होगा। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल का बताइए, उसके बाद बताते हैं। 10 तो पूरे सिलेबस में नहीं है, 4 आ रहे हैं बस, बॉन्डिंग तक आ रहा है। गवर्नमेंट स्कूल की गाइडलाइंस जारी होती है सीबीएसई साइट पे, किसको पता है होगा। इसके बाद रिडॉक्स आ रहा है बस चलो फिर बहुत बढ़िया बच्चों। हाँ, थर्मो भी आ रहा है। देखो जिनका, देखो ए क्लास, देखो पहला हमारा काम होगा जो गवर्नमेंट सीबीएसई गाइडलाइन जारी हुई है ना, पहले हम उस सिलेबस को पूरा करेंगे। रिडॉक्स बिल्कुल भी समय नहीं लेगा, मैं बता रहा हूँ। रिडॉक्स का 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाता है रिडॉक्स चैप्टर, इतना ही है बस, मतलब खत्म है रिडॉक्स। मतलब गवर्नमेंट स्कूल का बच्चों का केमिस्ट्री में जितना सिलेबस आ रहा है नेक्स्ट 1 वीक के अंदर वो खत्म हो जाएगा, मतलब अगले इस संडे से अगले संडे तक खत्म। उसके बाद हमें क्या करना है, केमिस्ट्री के अंदर शुरुआत से जो मैंने आपको बोला है, कुछ इक्का दुक्का चीज़ें बच रही हैं या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है वो करेंगे डिस्कस। रही बात किसी के स्कूल में अगर थर्मोडायनेमिक्स से इक्विलिब्रियम या ऐसे कोई चैप्टर्स आ रहे हैं तो वो मुझे पर्सनली डिस्कस करेंगे कि सर मेरे ये चैप्टर आ रहे हैं, फिर मेजॉरिटी में जिन बच्चों का थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है उनको बुला के उनकी क्लास दे देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। लेकिन पहला काम होगा हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस आ रहा है वो। अब कुछ बच्चे सर गवर्नमेंट वालों के साथ प्राइवेट वालों के साथ भेदभाव क्यों? भेदभाव भैया आप लोगों के साथ नहीं है, एक्चुअली गाइडलाइंस हम सीबीएसई की फॉलो कर सकते हैं ना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का टीचर तो कोई ऐसा भी होगा जो आपको हाइड्रोकार्बन्स करवा चुका होगा स्टार्ट, कोई स्कूल में ऐसा हो सकता है, लास्ट चैप्टर करा दिया होगा स्टार्ट, तो वो तो तुक नहीं बनता ना कि हम उसको कैसे करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस मिली हुई है सीबीएसई की उनको फॉलो करते हैं। फाइनल्स में आप लोगों का सबका सेम सिलेबस आना है, पूरा सिलेबस आने तक हो जाएगा, और 12th में भी आपका सिलेबस सीबीएसई ही चलाती है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, किसी का फिर भी अगर अदर आ रहा है तो मुझे इंटीमेट कर देंगे। अब आज क्या कराने वाला हूँ वो सुनो फटाफट से गाइज। मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकलवाने वाला हूँ कुछ मॉलिक्यूल्स की। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं आए ना वो इस फॉर्मूले के जरिए ना अपना काम तो आज बना लेंगे, मतलब पेपर में जो क्वेश्चन आने उनको आज ही समझ में आ जाएगा। लॉजिकली हाइब्रिडाइजेशन क्या है शायद वो समझ में ना आए जो लास्ट क्लास नहीं आए, लेकिन ये समझ में आ जाएगा पेपर में जो क्वेश्चन आना वो कैसे करना है। ठीक है, सो बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे, अगर इंडेक्स नंबर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ या 6 हुआ तो ऐसे में यहाँ पर ना ज्योमेट्रीज होती हैं, ये ज्योमेट्रीज होती हैं, और ये होती है बच्चों यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। मैंने शायद वो पहले लिखा था, कोई नहीं। 2 पे आपको पता है ज्योमेट्री कैसी होती है, ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। 3 में क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, और जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी का इंडेक्स नंबर 3 आया, इधर देखो भाभी, 3 किसी का इंडेक्स नंबर आया, अगर किसी का 3 इंडेक्स नंबर तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होनी, मतलब ऐसी होनी है, देखो ऐसी। अब जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन सीखा हुआ है क्या वो नहीं जानते कि ऐसा होने के लिए 3 ऑर्बिटल्स को मर्ज होना पड़ेगा, 3 ऑर्बिटल्स को मर्ज होना पड़ेगा, हाइब्रिड होना पड़ेगा, एक जैसा एनर्जी करना पड़ेगा, तो एक जैसा एनर्जी वाले तो है 3। तो ऐसे में कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिड करते हैं, एक s और 2 p। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिड करते हैं बोलो, एक s और 3 p। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनाने के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करते हैं, तो एक s 3 p और एक d। ये पांचों ऑर्बिटल्स मिलने के बाद, ये पांचों ऑर्बिटल्स मिलने के बाद हाइब्रिड होने के बाद पांचों का एनर्जी एक जैसा हो जाता है। 3 तो लग जाते हैं ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन पे, और एक लग जाता है ऊपर और एक लग जाता है, नहीं आ रहा कुछ भी याद सर, नहीं आ रहा ना। और 6 वाला बोलो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। और 6 के लिए बोलो क्या करना पड़ेगा, एक s 3 p और 2 d। करवाया मैंने ये केस भी,
ऐसे 6 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड होना पड़ता है, सबका एनर्जी एक जैसा करना पड़ता है, तब जाके 6 ऑर्बिटल्स तैयार हो पाते हैं। आपको पता है 6 कैसे तैयार होंगे? 4 तो ऐसे बनेंगे और एक ऊपर और एक, अरे जिन बच्चों ने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ी वही तो है ये, नहीं आ रही बात समझ में? और हालांकि लास्ट क्लास आए तो ये सब कुछ अभी फैमिलियर लगेगा आप लोगों को। तो आपको अभी क्या करना है सब बच्चों को, इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले के जरिए आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। जो बच्चे लास्ट क्लास आए उनको पता है कैसे निकलनी है, जो नहीं आए हैं इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बच्चों, ये मैंने पहले सिखाया था आप लोगों को वेस्पर थ्योरी के दौरान। बोलो क्या था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम, कितने वाले मोनोवैलेंट साइड एटम है, और अगर अनायन है तो जोड़ दो, नेगेटिव है तो जोड़ दो, और कटायन है तो। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन करिए, जो बच्चे नहीं आए थे उनको मैं क्वेश्चन के वक्त सिखा दूंगा जल्दी से। चलिए करके दिखाओ मुझे। करते चलो करते चलो। चलिए मुझे जल्दी से हाइब्रिडाइजेशंस कैलकुलेट करके बताइए कि आपके पास कितने 13 क्वेश्चन दिए हैं और मेरे को लगता है 6 मिनट बहुत हैं। 30 सेकंड्स में एक का आंसर आता है आराम से। सारे कर दिए? चलो सभी बच्चे भाई जो लास्ट क्लास आए हैं उनके तो आंसर आने ही चाहिए। कार्तिक छुट्टी पे जाना कल? फुल बदमाशी कर रहा है बेटे। वो लड़का भी तो तेरे वहीं से आता है, रोज आता है। वंश कहाँ से आता है ये? कराला से आता है। तू कहाँ से आता है? पास पास में तो है, दूर है इसका घर बहुत? इसका दूर है। नहीं हो रहा। हाँ भाई अब बताओ, सबके आंसर आ गए? आयुष नहीं आ रहा ना? वीडियो कवर कर लियो, नहीं तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकार जाएगा। दिखाओ।
लिए क्या होता है? तेरी कॉपी कहाँ है? बिना कॉपी के बैठा है, हाथ कर, कॉपी निकाल। खाली बैठा हुआ है। इसके कर रहा था। तो कर रहा है, नहीं अपनी कॉपी में करना। ब्रोमीन का क्या होता है? क्या जी? ब्रोमीन, ब्रोमीन का 7 होता है बच्चों, 7। अभी करने लगा है ना, अभी बोलने के बाद। इंडेक्स नंबर तो पहले से गया था। सर बोरोन को बताना। ब्रोमीन का 7 होता है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बोरोन का तो 5 से 3 होएगा। 3 हो गया ना। अभी निकालिए ना बेटे, अभी निकालिए ना। हाँ, तूने भी अभी निकाले, डाउट तेरा क्लियर करता हूँ। अभी तेरा डाउट क्लियर करता हूँ, तो अपने दे। उसने 2 कर लिए हैं ना। एक्सी के 8 हो जाएंगे ना, नोबल गैस है। कहाँ कर रही है? कॉपी नहीं है। कैसे मिलेंगे बाद में तेरे को? एक ही करा है। एक्टिंग तो नहीं कर रहा कोई करने की। मकड़ी थोड़ी ना है ये, मकड़ी। अंकित नहीं हो रहा ना, कल नहीं आया था बस। जो जो कल नहीं आया, नहीं कल तो नहीं, परसों सॉरी, संडे को आया था बस। फिर कहाँ से आएगा? प्रिंस संडे को आए थे तुम? प्रिंस आता है? करो। आशीष तेरे को आता है? सभी बच्चे भाई चलो बोर्ड पे देखो। जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं हो रहा, देखो भाई गाइस, अगर ये आपसे नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपको वेस्पर थ्योरी भी नहीं आता। ए बच्चों बस, क्योंकि वेस्पर थ्योरी में आयुष प्रिंस समझो, वेस्पर थ्योरी के अंदर भी आपको यही चीज सिखाई गई थी कि जस्ट कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर एंड आपको उससे ज्योमेट्री पता लग जाएगी। और मैंने यही बोला है कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो, उसके जरिए बोलो क्या पता लग जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। मेरी एक बहुत सिंपल सी बात है, सब बच्चे बोर्ड पे देखो भाई, आशीष यहाँ पर देख, कि आपको कुछ नहीं करना, जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, बस उसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लो। भले ही तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पता नहीं क्या होती है भाई, है ना, लेकिन क्या उसका कैलकुलेट कर लो, बोलो उसकी हाइब्रिड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लो, उसके जरिए आप करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन का आंसर कर देना। पेपर में तो क्वेश्चन यही आने वाला है, राइट डाउन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, यही आएगा। और ये आएगा तो बोलेगा सीधा इसकी मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ। किसकी बोलो? ये कर दिया भाई मक्खी ने। मुझे NO2 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, बता देंगे। कैसे बोलो? बाय कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए बोलो? इंडेक्स नंबर। अब सुनो ए क्लास, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपके सामने है। इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होता है भैया, वो मैंने आपको बताया था। चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को पिक करते हैं। हाँ भाई क्लास, बस बातें नहीं भाई। अब ये क्वेश्चन आपके पास है, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ज़ेनॉन F4। सब बच्चे ज़ेनॉन F4। अब आप लोग ही मुझे बताओ इसका इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करूंगा? हाफ। अब पूछा गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम है ज़ेनॉन। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं ज़ेनॉन का तो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता। यार आप याद करिए, वेस्पर थ्योरी के दौरान मैंने आपको बोला था ज़ेनॉन कहाँ पर बैठा हुआ है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। बच्चों आप लोग चुप रहिए, कुछ बच्चे बीच में डिस्कशन कर रहे हैं। इस शोर में नहीं आया किसी को समझ। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग बिल्कुल चुप रहिए। अब बात सिंपल सी है कि ज़ेनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? सर उतने ही होंगे जितने उसके बाकी को मेंबर्स के पास है। बस हीलियम एक यहाँ पर एक्सेप्शन होती है, उसको छोड़ दीजिए। अगर आप बात करें, नियॉन की 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2,8, आउटर 8 है। इसके 18 होते हैं 2,8,8। इसके पास भी 8 है, तो इसके पास भी 8 है, तो सबके पास कितने होंगे? 8। तो इसका मतलब ज़ेनॉन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बोलो कितनी है? 8 है। सेम अभी मैंने आगे क्वेश्चन ब्रोमीन का भी दिया, और ब्रोमीन को ना बोले, दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो गाइज अगर फ्लोरीन के पास 7 है, क्लोरीन के पास 7 है, तो ब्रोमीन के पास भी 7 है।
अरे फ्लोरीन के पास 7 कैसे? फ्लोरीन का तो सबको याद होता है यार, 9 एटॉमिक नंबर है, 2,7। क्लोरीन का सबको याद होता है 17, यानी 2,8,7। 7 याद है ना, बैलेंस कितना है? तो एक के पास 7 है, दूसरे के पास 7, तीसरे के पास 7 ही होंगे बच्चों बोर्ड पे, और ये बातें नहीं। तो बैलेंस हो गए 8, सेंट्रल वैलेंस कितने हो गए बोलो? 8। ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में हो गए। अब पूछते क्या जितने भी साइड वाले एटम उसमें से कितने मोनोवैलेंट है? तो फ्लोरीन मोनोवैलेंट है कि नहीं? यस सर। मोनोवैलेंट वो होते हैं जिनकी वैलेंसी +1 हो या -1। आप लोग जानते हैं कि फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 9 एटॉमिक नंबर होता है, 2,7, तो एक चाहिए, तो वैलेंसी कितनी होगी? -1। अरे क्या होगी? -1। और अगर आपको ऐसे याद नहीं तो बस इतना याद कर लीजिए कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही यूज होने वाले एज अ मोनोवैलेंट, बाकी कोई नहीं होगा। आपके अंदर एस्टाडीन तो ये तो भैया यूज होता ही नहीं है एलिमेंट्स के अंदर, ये जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सो यही वाले मोनोवैलेंट है, बाकी कोई मोनोवैलेंट नहीं। सब बच्चे कितने मोनोवैलेंट बोलो? 4। क्या कोई कटायनी क्या नहीं चार्ज है? नहीं सर। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो जोड़ेंगे और पॉजिटिव चार्ज होगा तो घटाएंगे। कह रहे उल्टा क्यों सर? अरे नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लिया है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है। तो पॉजिटिव होगा तो घटा देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे। चलिए कितना है बोलो? 12/2 कितना है? 6 ना। कॉरेस्पॉन्डिंगली पीछे आप लोग चेक कर लीजिए, 6 जिनका होता है उनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है। तो सब बच्चे जैसे ही 6 आंसर आएगा आप लोग बोलोगे सर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 एंड ज्योमेट्री बोलो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। फाइन। कोई मुश्किल है तो मुझे बोलो, यहाँ पर नहीं है बात समझ में, है ना? कुछ नहीं करना। देखो आज की क्लास ना भले रिपीटिशन लगेगी आप लोगों को कि सर वही मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन करा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको ऐसे जाने नहीं दे सकते। तो यहाँ पर बच्चों आया अगला, बोलो किसका? H2O। सब बच्चे H2O। अब H2O का इंडेक्स नंबर बोलो कैसे कैलकुलेट होगा? हाफ। सेंट्रल एटम कौन है? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन है बच्चों। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस होते हैं? 6। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं अंकित, लेकिन वैलेंस कितने होते हैं? 6, 2,6 करके सर 6। दोनों मोनोवैलेंट है, साइड वाले हाइड्रोजन बंद करेंगे। 4 मतलब बोलो क्या आएगा? sp3। बोलो क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। फिर वही बात है बोर्ड पे, क्लियर है? डाउट लग रहा है कुछ? चलो अगला बताओ। NO2- इंडेक्स नंबर 5। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट 0, -1 का मतलब +1। अरे देख लो, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं होता, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है। कह रहे कैसे सर? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,6। 2 चाहिए तो -2 वैलेंसी है। -2 वैलेंसी वाला मोनोवैलेंट नहीं है, क्या है बोलो? डाइवैलेंट है। जिसका वैलेंसी 2 है तो वो डाइवैलेंसी में आएगा, मोनोवैलेंसी में नहीं आएगा। सो मैंने लिख भी दिया वैसे वहाँ पर। सो ये आएगा 3 का मतलब बोलो कितना? sp2 और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। किस बच्चे को समझ में नहीं आ रही कि हाइब्रिडाइजेशन का आंसर कैसे करना है? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। सबको आ गया समझ में? देख लो समर, अगले का आंसर बताओ। NO3- का समर, NO3- का आंसर क्या है? बताओ। तू तो बेवजह फंस रहा है बीच में। sp2 होगी भाई इसकी, NO3- सही बता रहा है? तो बताओ, हाफ। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 5। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, 0 है, साइड वाले 0 है, और -1 का मतलब +1। 6/2 3 मतलब sp2, और बोलो क्या आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। समर तुम्हें क्यों नहीं आता भाई? ये सही बताया तुमने, ऐसे बोलो। हाँ भाई समर तुम्हें क्यों नहीं आता? अरे तो बताओ तो सही, वो तुम्हारे में से देख के बता रहा है। तान्या बताओ, NH4+, 5 RS का, 5 RS का इंडेक्स नंबर। क्या सही बता रही है भाई तान्या? 4 आ रहे हैं, गलत है भाई तान्या। बोलो, नाइट्रोजन के पास कितने मोनोवैलेंट? 5। कितने हाइड्रोजन? 4। +1 का मतलब -1। बोलो कितना आ जाएगा? 4 का मतलब sp3, और बोलो क्या? टेट्राहेड्रल। भाई हो जाएगा। अब आगे बढ़ूं, एक केस मुझे और बता दो। चलो 6ठा बता दो। चलो BF3 मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, मुझे बोलो भाई सब बच्चे। बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोरोन के पास 3। यार तुम्हें पता है वैलेंस का ना, बहुत छोटी क्लास की चीज़ें हैं। 3 तो वैलेंस हो गए, 3 ही मोनोवैलेंट हो गए। फ्लोरीन नहीं, और कोई चार्ज तो है नहीं, तो 6/2 आएगा 3।
3 का मतलब है sp2 और ये हो जाएगा ट्राइगोनल। मुश्किल है तो बोलो भाई। हाँ भाई, इधर आशीष, इधर। सो मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ भाई अक्षत बताओ, डाउट है कुछ? एक लास्ट केस आज का इस वाले टॉपिक से, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो तुम मुझे बताओ, अक्षत बताएगा SO4 2-, बोलो अक्षत। कैलकुलेट ही नहीं करा अभी तक, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। सल्फर के पास हुए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन यू नो दैट इट्स डाइवैलेंट ना, मोनोवैलेंट नहीं है। और -2 का मतलब +2, 4 मतलब sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। प्रॉब्लम है कोई? नहीं होनी चाहिए। अभी डाउट है तो मैं और कराऊंगा, नहीं डाउट है तो मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी बताओ, ठीक है? चलो हाँ भाई, क्लास बोर्ड पे। अब एक बात मैं और बताता हूँ क्लास, बस भाई अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ, थोड़ा ढंग से सुनना उस चीज़ को, ठीक है? देखो जरा, आप लोग ये बात जानते हो कि अगर कोई भी लीनियर है, अगर किसी की भी ज्योमेट्री बोलो क्या है, तो वो किस तरह का हाइब्रिडाइज होगा? sp। कोई भी अगर ट्राइगोनल प्लेनर है तो वो sp2 होगा, और अगर वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये वाला टॉपिक अभी रहने दो क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा और 20 मिनट में हो नहीं पाएगा। चलो एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं, चलो लिखो, डिस्कस द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 एंड एक्सप्लेन। दिया हुआ आपकी इंसर्ट उसमें बुकलेट में भी, एक्सप्लेन वाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लार्जर देन, ओए भाई बस भाई बोर्ड पे, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। भाई इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इस साल आपके जो फाइनल एग्जाम हुए थे 11th क्लास के, उसमें भी आया था, और ये आपके एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बुकलेट के अंदर भी बाकायदा दिया हुआ है ये कि आपको PCl5 का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, और इस PCl5 के स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि क्यों एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होते हैं। अब आपको पहले बात तो यही नहीं पता कि एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड होते ही हैं, तो बोर्ड पे समझते हैं। यार आप मुझे बताओ PCl5 की ज्योमेट्री वैसे कौन सी है? तो PCl5 की मान लो तुम्हें ज्योमेट्री पता लगानी है, तो क्या तरीका हो सकता है? इंडेक्स नंबर, या अगर तुम वैसे भी सोचो कि फास्फोरस के पास 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 5 बॉन्ड की ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। सब लिखना बंद करो और बोर्ड पे देखो, लिखने की बात ही नहीं है, पता नहीं क्या लिखते रहते हो तुम लोग। तो मैंने बोला कि 5 बॉन्ड का ज्योमेट्री बोलो कैसा होता है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और अगर आपको लगता है कि सर मेरे को निकाल के देखना है, तो आप इंडेक्स नंबर के जरिए निकालिए। इंडेक्स नंबर बोलो कितना आएगा? हाफ। फास्फोरस इज सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। कह रहे कैसे? सर फास्फोरस के पास 15 एटॉमिक नंबर है, 2,8,5, तो इट हैज अ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या क्लोरीन मोनोवैलेंट है? यस सर मोनोवैलेंट है, 5 हो गए, और कोई चार्ज नहीं है सर, तो कितना आ गया? 5 आ गया। 5 का मतलब बोलो क्या? sp3d, और ज्योमेट्री आ गई ट्राइगोनल बायपिरामिडल। सब सहमत हो मेरे आंसर से भाई? अब ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री आप सबको आइडिया कैसी थी? याद है? अब आप लोग क्लास में, पहले मुझे मैं चेक कर लेता हूँ, क्लास में कितने बच्चों को अच्छे से पता है कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में ये बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे से एंगल होते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? जितने बच्चों को याद है कि मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, तो हैंड रेस करो कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में बता सकता हूँ सर कैसे होती है। हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंटली करो, थोड़ी बहुत मदद मैं कर दूंगा बताते वक्त। ट्राइगोनल बायपिरामिडल, अरे सही से हाथ खड़ा करो। ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री आशीष को नहीं आती, दीपांशु को नहीं आती, और पीछे नहीं आती खुशी को, साक्षी को। चलो हैंड साउंड कर लो। क्यों नहीं आती भाई साक्षी? ये तो हो चुकी है डिस्कस, वास्पर थ्योरी हमने कई बार डिस्कस करा है। खुशी बताओ, थोड़ा थोड़ा बताओ। चुप रहो भाई। ठीक है, किन बॉन्ड्स के बीच में 120 है, किन के बीच में 90 है?
आसान चीज़ है ये, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। दिपांशु क्यों नहीं आता भाई? कहाँ मुश्किल है? वेस्पर थ्योरी में 5 बॉन्ड मैंने बहुत तसल्ली से आप लोगों को बताए थे। जतिन बताएगा 5 बॉन्ड्स कैसे होते हैं? बता बता बता। हाँ हाँ बताओ बताओ। लेकिन किस किस बॉन्ड के बीच में कैसे लगे होते हैं एक बार मुझे थोड़ा बता। ठीक है 120 के किस तरीके से, मतलब 120 के कैसे होते हैं बताओ? बीच में सर ट्रायंगल बनता है ऐसा। अगर 5 बॉन्ड की सर आप बात करोगे तो 3 बॉन्ड सर ऐसे लगते हैं, 3 बॉन्ड ऐसे लगते हैं, ऐसे 120 120 120 हो गया पूरा 360। फिर एक बॉन्ड ऊपर होता है और एक बॉन्ड, समझो मेरी बात को यार, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि पता नहीं घर पे क्या करते हो, पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक बॉन्ड ऊपर है और एक बॉन्ड कहाँ है? नीचे है। सब बच्चे, तो आपको PCl5 स्ट्रक्चर को जब एक्सप्लेन करना है ना, तो आप ये बोलेंगे इन द PCl5 स्ट्रक्चर। आशीष यहाँ पर देयर आर 5 PCl बॉन्ड्स। 5 PCl बॉन्ड होंगे, फॉस्फोरस और क्लोरीन बॉन्ड। कितने बोलो? 5। उन 5 PCl5 बॉन्ड्स के अंदर 3 बॉन्ड आप इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। वो इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन से होते हैं? ये वाले जो बीच में होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा शब्द है क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा ट्रायंगल, और जिसकी तीनों साइड से बिल्कुल बराबर बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि वो बिल्कुल एक ही बराबर एंगल पे चल रहे हैं, 120 120 120। तो आप लोग बोलते हैं जो 3 बॉन्ड होते हैं PCl के, इनको बोलो क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो ये ऊपर और जो ये नीचे होता है, इनको बुलाते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं बोलो? दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। PCl5 के अंदर 5 बॉन्ड्स इक्विवेलेंट नहीं होते बच्चों। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 4 बॉन्ड इक्विवेलेंट है, किसी को अलग से कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर इतना डिस्कस करने के लिए बोला भी नहीं आता। अब आपसे CH4 का स्ट्रक्चर डिस्कस करने को क्यों नहीं बोल रहे? अरे सर क्या बोलेंगे, 4 बॉन्ड है, चारों बॉन्ड 109.5 डिग्री पे लगे हुए हैं, कोई अलग से स्पेसिफिकली कोई स्ट्रक्चर में कुछ खास बात नहीं है। लेकिन क्यों ट्राइगोनल बायपिरामिडल वाली ज्योमेट्री वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा स्पेशल है? क्योंकि सर यहाँ जो है ना, सिर्फ यही एक ऐसी ज्योमेट्री थी जिसके सभी बॉन्ड एंगल एक जैसे नहीं थे। ऑक्टाहेड्रल में याद करो सबके 90 थे, टेट्राहेड्रल में 109.5 थे, ट्रायगोनल प्लानर में 120 थे, बट एक ये वाली ज्योमेट्री थी जिसमें 3 के 120 थे और 2 के बोलो कितने थे? 90। तुम पढ़ रहे हो पिछली चीजें, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, आप पिछला छोड़ते जा रहे हो, दिक्कत आ रही है वहां पर, आपके लिए धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा साइंस। फिर आपको लगता है कि पता नहीं टीचर नहीं समझा पा रहा है, क्या दिक्कत है? आप खुद दिक्कत है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आप अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, अपने लिए खुद अपने सक्सेस के बीच में हर्डल है। 3 बॉन्ड आपके ऐसे होते हैं, ये 120 120 120 हो गया, एक ऊपर होता है और एक बोलो कहाँ होता है? नीचे होता है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ 3 किसको इक्वेटोरियल बोलते हैं और किसको एक्सियल बोलते हैं, तो फटाफट से सुन लीजिए भाई। ये जो बीच में 3 120 120 पे लगे, इनको बोलो क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जो ऊपर नीचे लगता है बोलो उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। तो पहले तो स्ट्रक्चर में हम ये बात बोलेंगे कि PCl5 के अंदर देयर आर 5 बॉन्ड्स, देयर आर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड व्हिच आर अलाइंड एट एन एंगल, एट अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। सना बात समझ में आई है? एंड देयर आर two PCl bonds which are said to be the axial bonds which makes an angle of, बोलो एक्सियल बॉन्ड कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री, इधर 90 इधर 90, और ये नीचे वाला एक्सियल भी 90 90 90 सबके साथ। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? सो देयर आर 2 PCl bonds which are said to be the axial bonds which makes an angle of 90 degree with the other bonds, other equatorial bond. Is this clear? Is this clear? सबको क्लियर होती है वाली बात? अब सुनो आगे की बात। ये तो एक्सप्लेनेशन होगी PCl5 के स्ट्रक्चर के बारे में। अब उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि ऐसे पूछता है कभी कभी कि एक्सियल बॉन्ड की लेंथ बड़ी होती है या इक्वेटोरियल बॉन्ड की लेंथ बड़ी होती है? हाँ भाई ध्यान देना, एक्सियल की या इक्वेटोरियल की? वो तो मैंने लिख दिया ऊपर कि एक्सियल बॉन्ड्स बड़े होते हैं, लेकिन उस सवाल भी पूछेगा ऐसा क्यों होते हैं। अब मुझे तुम्हें एक बात बताओ बच्चों, इस पूरे स्ट्रक्चर में ज्यादा रिपल्शन किन बॉन्ड्स पे लग रही है? 120 वालों पर या 90 वालों पर? 90। 120 क्यों बोल रहे हो आप लोग? आपको ये बात सोचनी चाहिए कि जो चीज ज्यादा नजदीक है बॉन्ड एंगल के मामले में, उधर रिपल्शन ज्यादा लग रही होगी। 120 वालों में रिपल्शन कम लग रही होगी, और 90 डिग्री जिसका एंगल है उसके बीच में रिपल्शन। अरे वेस्पर थ्योरी क्या था? बॉन्ड्स एक दूसरे को बोलो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और इसी कारण से बॉन्ड्स एक दूसरे से एक सर्टेन बॉन्ड एंगल बना लेते हैं। जितना ज्यादा दूर हो सके वो उतना दूर होने की कोशिश करते हैं। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो भैया मुझे बताइए, ये तीनों बॉन्ड 120 पे हैं और ये वाला बॉन्ड जो है इसके 90, ये वाला बॉन्ड नीचे सबके साथ 90, तो किन बॉन्ड्स को सबसे ज्यादा रिपल्शन फेस करनी पड़ रही होगी? इन ऊपर वाले को, और तो जिनको रिपल्शन ज्यादा फेस करनी पड़ रही है उनका लेंथ भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे मैं इन दो चीजों को रिपेल ज्यादा कर रहा हूं तो वो दूर चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? तो जो बॉन्ड लेंथ होगा इस एक्सियल बॉन्ड का और इस एक्सियल बॉन्ड का क्या होगा? सबसे बड़ा होगा इन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड के कंपैरेटिवली। नहीं आया ना समझ में? दोबारा बताता हूं,
मुझे तुम ये बताओ PCl5 के स्ट्रक्चर में क्या पांचों बॉन्ड इक्विवेलेंट है? सब बच्चे बताओ। नहीं सर, इक्विवेलेंट नहीं है। देयर आर 3 इक्वल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। 3 तो एक जैसे इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, 2 बोलो क्या होते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। और ये जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ये 90 डिग्री प्लेन पे होते हैं। मतलब कि इक्वेटोरियल प्लेन कैसा? सब बच्चे, इक्वेटोरियल प्लेन ये है जिसमें मैंने हाथ रखा हुआ ना, ये प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन है। इस प्लेन के साथ इधर भाई, इस प्लेन के साथ ये वाला एक्सियल भी 90 डिग्री बना रहा है, ये वाला एक्सियल भी कितना बना रहा है? बोलो 90 डिग्री। ये 2 एक्सियल बॉन्ड है जो कि 90 डिग्री बनाते हैं इक्वेटोरियल्स के साथ, और ये 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है जो कि 120 डिग्री बनाते हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर है कि नहीं वाली बात? यहां तक बात क्लियर होती है। ये पहले वाले पार्ट का आंसर है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द PCl5। उसके बाद एक क्वेश्चन बोला गया कि बताइए क्यों ऐसा है कि एक्सियल बॉन्ड ना इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े हैं। अब बताओ ना कौन से बॉन्ड एक्सियल हैं? ये जो ऊपर है और ये वाला नीचे वाला, ये एक्सियल बॉन्ड है, ये क्यों इक्वेटोरियल से बड़े हैं? तो आप मुझे बताओ ना, इक्वेटोरियल्स के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री। और एक्सियल कितना एंगल बना रहे हैं बाकियों के साथ? 90। इधर देखो ना 90 डिग्री यार, 90 डिग्री, 90 डिग्री। पता लगता है 90 डिग्री क्या होता है? यहां से ये सारे 90 हो गए। अब सब 90 है। मुझे बताओ इनके एंगल बन रहे हैं बाकियों के साथ 90 डिग्री, और इनका बन रहा है कितना? बोलो 120 डिग्री। तो ज्यादा रिपल्शन किस वाले पे लगेगी? जो 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि जो जितना नजदीक है उसको रिपेल भी क्या करेंगे? उतना ही ज्यादा। आप सोचिए ना, लोन पेयर्स को मैंने क्यों कहा था कि बीच में रखा कर 120 वालों पे, ताकि उनके ऊपर रिपल्शन बोलो क्या लगे? कम। क्योंकि लोन पेयर बहुत रिपेल करता है बाकी चीजों को। भूल गए ये वाली बात? तो मुझे तुम ये बताओ, अगर एक बॉन्ड 90 डिग्री पे अलाइंड है और एक 120 डिग्री पे अलाइंड है, ज्यादा रिपल्शन किनके बीच में लगने वाली? 90 डिग्री। और जिनके ऊपर रिपल्शन ज्यादा लगेगी, रिपेल करेंगे उसको भी, ये रिपेल करेंगे इसको भी, क्योंकि 90 डिग्री पे लाएंगे। तो जिनको दूर करूंगा, मैं रिपेल कर रहा हूं अपने आसपास की चीजों को, तो वो मुझसे दूर जाएंगे। इसका मतलब ये वाला क्लोरीन दूर जाएगा और ये वाला क्लोरीन भी दूर जाएगा। तो जो एक्सियल बॉन्ड का लेंथ होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो हम ये बोलेंगे द रिपल्शन ऑन द एक्सियल बॉन्ड इज हाइयर एज कंपेयर टू द रिपल्शन बिटवीन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। जो एक्सियल बॉन्ड्स पे लगने वाला जो रिपल्शन है ना, वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के ऊपर लगने वाले रिपल्शन से बोलो क्या होता है? ज्यादा होता है, जिस कारण से वो दूर हो जाते हैं सेंट्रल एटम से। क्योंकि जब रिपल्शन लगेगा तो सेंट्रल एटम से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। और इस कारण से बॉन्ड लेंथ बोलो क्या होती है? उनकी ज्यादा होती है। यही आपको बिल्कुल हूबहू लिखना है पेपर के अंदर, तब आपको इस क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जब इसको एक्सप्लेन करने की बारी आती है। नहीं आया ना समझ में? लेकिन पक्का? तो मैं लिखूं बोर्ड पे इसको? अब आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं बोर्ड पे इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूं।
जिन बच्चों को नहीं पता है भाई देख लो, ये तीन तो पीसीएल के बॉन्ड्स हैं, बोलो कौन से प्लेन पे हैं सब बच्चे? ये कौन सा प्लेन है? इक्वेटोरियल प्लेन है। मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ इसको, जरा एक बार सब बच्चे देखो भाई। फॉस्फोरस के साथ ए क्लास, क्या तुम लोग जानते हो कि एक क्लोरीन ऐसे, एक ऐसे और एक, मुझे बताना जरा ये कौन सा प्लेन है? और इन बॉन्ड्स को तीनों को बोलो, मैं कौन से बॉन्ड बोलूंगा? इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बोलूंगा? इक्वेटोरियल बॉन्ड। इनके बीच में कितना एंगल है बोलो? 120 डिग्री। ये सब जगह से 120 डिग्री। और ये प्लेन ऐसे ना मानो बच्चों, इसको ऐसे मान लो। ऐसे मानने का मतलब समझ रहे हो कि एक बॉन्ड इधर हो गया और दो ऐसे हो गए, मतलब कि बिल्कुल ट्रायंगल टाइप बना हुआ है, कैसे और दो ऐसे बन गया PCl3। तीन बॉन्ड तो हो गए, बोलो चौथा पांचवा कहां पर है? इसी के एक ऊपर लगा हुआ है और इसी के एक, और ये वाले जो बॉन्ड ऊपर लगा हुआ है नीचे लगा हुआ है, बाकी के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। सोचो तो सही, दो तीन ऐसे लगे हुए, एक ऊपर है, तो ऊपर वाला तो इस वाले प्लेन पे रखे हुए हर एक बॉन्ड से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि प्लेन, ये प्लेन इसके साथ बोलो कितना एंगल बना रहा है? 90। तो इस प्लेन पे कोई भी जो मौजूद चीज है वो उसका कितना बनाएगी? 90 डिग्री। आप सोच भी सकते हो ना, इस तरीके से सोच लो। हाँ भाई क्लास, ऐसे तो है ना इक्वेटोरियल प्लेन, PCl3 के तीन बॉन्ड ऐसे और एक ऊपर और एक, तो मैंने देखो शब्दों में इसको कैसे बयां किया, आपको भी ऐसे ही करना है बिल्कुल। तो तीन तो ये ऐसे हो गए, सब बच्चे बताओ। और बोलो दो कहां पर आएंगे? सब बच्चे दो कहां पर आएंगे? बोलो एक ऊपर और एक नीचे। तो सब बच्चे मुझे नाम बताओ भाई क्लास। इधर ये वाला जो बॉन्ड है ऊपर वाला कौन सा बॉन्ड है? एक्सियल बॉन्ड है। ये वाला कौन सा बॉन्ड है? बोलो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल ये भी। और ये वाले कौन से बोलो? इक्वेटोरियल है। तो तीन तो इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गए और बाकी के दो बोलो कैसे हो गए? एक्सियल। आप बस इतना एग्जाम में लिख देना, ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है शायद ये। तो आप बस इतना लिख देना कि PCl5 में तीन जो PCl3 के बॉन्ड्स हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं और उनके बीच में कितना एंगल होता है? 120 डिग्री। बाकी के दो बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड होते हैं जो कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के साथ कितना एंगल बना रहे होते हैं? 90 डिग्री। फिर देखिए ये वाली बात क्लियर होगी सबको? ये वाली बात क्लियर होगी? संजना नहीं है बस हमने। फिर क्या बोलोगे कि कौन से बॉन्ड्स रिपल्शन ज्यादा फेस करते हैं? सर जो नजदीक होंगे वो वाले बॉन्ड क्या करेंगे? रिपल्शन ज्यादा फेस करेंगे। तो इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री एंगल होता है और एक्सियल कितने बना होता है? बोलो 90। तो ज्यादा रिपल्शन किनको लगेगी? बोलो एक्सियल को। तो ऊपर भी एक्सियल पे ज्यादा रिपल्शन लगती है, नीचे भी एक्सियल पे ज्यादा रिपल्शन लगती है। जिन पे ज्यादा रिपल्शन लगेगी वो दूर चले जाएंगे सेंट्रल एटम से, और सेंट्रल एटम से दूर होने का मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होना? बड़ा होना। तो एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से क्या होती है? बड़ी होती है। ये कई बार आपको 1 मार्क में पूछा जाता है कि PCl5 के स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, एक्सियल या इक्वेटोरियल। फिर ऐसे भी पूछा गया कि PCl5 के स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड एक्सियल है, कितने बॉन्ड इक्वेटोरियल है? 3 इक्वेटोरियल है, 2 एक्सियल है। ऑप्शंस भी आ सकती हैं, 3 एक्सियल 2 इक्वेटोरियल, 2 इक्वेटोरियल हो गए, 3 एक्सियल हो गए, जैसे मर्जी बात कर सकते हो आप लोगों से। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा? सब बच्चे पढ़ के देखो एक बार यहाँ पर क्लास बोर्ड पे, बोलो क्या लिखा हुआ है? इन PCl5 स्ट्रक्चर, PCl5 के स्ट्रक्चर में देयर आर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स विच आर अलाइंड एट बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, जो कि अलाइंग एक दूसरे से, बोलो कितने बॉन्ड एंगल पर? 120 डिग्री पर टू ईच अदर। एंड देयर आर 2 एक्सियल बॉन्ड्स, इंपॉर्टेंट है, 2 एक्सियल बॉन्ड है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द इक्वेटोरियल प्लेन। इस प्लेन का मतलब ये वो जो पूरा प्लेन है ना, उसके साथ ऊपर भी 90 और नीचे 90, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द इक्वेटोरियल प्लेन एंड वन बॉन्ड लाइज अबव एंड अदर लाइज बिलो। एक ऊपर और एक नीचे टू द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन की एक ऊपर है और एक बोलो क्या है? नीचे, और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हो गया भैया स्ट्रक्चर एक्सप्लेन? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ जरा आगे क्या लिखा मैंने? द एक्सियल बॉन्ड्स व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल विद द अदर PCl bonds suffer more repulsion as compared to the equatorial bonds and hence they are larger in the bond length as compared to equatorial bond। क्योंकि वो ज्यादा रिपल्शन सफर करते हैं, इस कारण से उनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड से बोलो क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज ऑल अबाउट द PCl5 स्ट्रक्चर। जल्दी से इसको देख लीजिए, नोट करना है तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। समझ नहीं आया क्या चीज? देखो ऑक्टाहेड्रल का ना एक्सप्लेनेशन कभी नहीं मांगेंगे वो, बस ऑक्टाहेड्रल में ऐसा है कि आप लोग ये बोल सकते हो कि सर 4 जो बॉन्ड होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, स्क्वायर उसमें लगे होते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट में, और बाकी के 2 जो बॉन्ड होते हैं वो जो प्लेन जिसपे स्क्वायर वाला है उसके एक ऊपर है और एक, लेकिन उधर सबके बीच में 90 डिग्री एंगल है, सब एक दूसरे को बराबर रिपेल कर रहे हैं। वहाँ ऐसा बॉन्ड लेंथ का इशू नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा क्योंकि कुछों को रिपल्शन ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी और कुछों को कम। नहीं, कुछ नाम नहीं है, कुछ नाम नहीं है। हुआ कुछ क्लियर? भाई जिन बच्चों को चीज़ें नहीं आ रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने चीज़ें पिछली करी ही नहीं हुई हैं, और ये सब कुछ शुरू हुआ था जहाँ से वेस्पर थ्योरी स्टार्ट हुआ था। मैं बताता हूँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी पार्ट शुरू हुआ था वेस्पर थ्योरी से। मैंने वेस्पर थ्योरी के अंदर सबसे पहले आपको ज्योमेट्री सिखाई थी, याद करो।
जिन बच्चों को अच्छे से आता है, वेस्पर थ्योरी में ज्योमेट्री सीखी थी, लीनियर, ट्रायगोनल, प्लानर, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, बायपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। पहले ऐसे मॉलिक्यूल सीखे जिनके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, बाद में ऐसे सीखे जिनके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको एक ट्रिक दे दी सीधा इंडेक्स नंबर की। मैंने कहा कि छोड़ो, आपको नहीं पता लग रहा तो आप इंडेक्स नंबर निकालो और आपको पता लग जाएगा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है। बोलो करते कि नहीं करते एग्री? ऐसे ही बताया था, अरे नहीं आ रहा याद। उसके बाद आप लोगों ने क्या सीखा था? उसके बाद मैंने एक बैकअप क्लास में आपको सारा ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पहले समझाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्लास इधर कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो उसके लिए ऑर्बिटल्स को क्या करना पड़ता है? ओवरलैपिंग करनी पड़ती है। और वो जो ओवरलैपिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग और एक साइड वाइज। जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उससे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है उसको बोलो क्या बोलते हैं? पाई कोवेलेंट बॉन्ड। फिर इस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में एक सवाल खड़ा हुआ, पीछे, अगर वो ओवरलैपिंग हो रही है तो वो जो याद करो CH4 का स्ट्रक्चर है वो 109.5 पे कैसे आ रहा है? जिसको मैंने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से क्लियर करा कि कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में कभी भी चारों बॉन्ड पूरे नहीं कर सकता, उसको एक्साइटेड स्टेट में आना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी, तभी जाके वो चारों बॉन्ड बना पाएगा। यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया था हाइब्रिडाइजेशन। सारी तारें जुड़ी हुई हैं। आप लोग कितना अच्छे से मेहनत कर रहे हो। देखो मेहनत तो भाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी, मैं तुम्हारे घर पे आके तो पढ़ा नहीं सकता। ये तो बोल नहीं सकता कि भाई इससे मैं बैठ जाओ पढ़ने के लिए और अब 2 घंटे तक उठना मत, पढ़ के रहना। मैं यहाँ पर एक रूटीन बस रख रखा है 1 घंटे का, उसमें आपको पढ़ा सकता हूँ। उसके बाद घर पे आपको ही पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं अभी तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, 11th क्लास ना बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को झटका दे देती है। जो नहीं पढ़ते उनकी तो बात अलग है, मैं कह रहा हूँ जो पढ़ते हैं उनको भी झटका लग जाता है 11th क्लास के अंदर। तो ये बात ध्यान रखना, आपको बाद में ये चीज़ रियलाइज ना हो, रिग्रेट ना हो बाद में। इससे बेटर है कि अभी बहुत समय बचा हुआ है, आप लोग पढ़ने लग जाए। और जब पढ़ रहे होंगे ना बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट लाने वाले बच्चे बैठे होते हैं। 90% इससे ज़्यादा भी लेके आते हैं बच्चे 11th क्लास के अंदर, जो कि बहुत टफेस्ट माना जाता है कि किसी ने 11th क्लास में 90% ज़्यादा स्कोर कर लिया। ये बहुत टफ स्कोर है। 11th के लिए बहुत टफ है, 12th के लिए टफ नहीं है, 12th में आ जाएंगे, बट 11th में 90% क्रॉस करना है, 80% क्रॉस करना जिसने करे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है। चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो 80% भी क्रॉस करना मुश्किल है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। लेकिन जिस तरीके से अभी बहुत बच्चे चल रहे हैं ना, अभी फेल होने वाले कगार हैं भाई, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये चीज़ लास्ट में आपको रिग्रेट हो, लास्ट में चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं। और प्राइवेट स्कूल वालों को तो फिर भी धक्का धुक्का लगा के प्राइवेट स्कूल वाले कर देते हैं पास, कि चलो ठीक है इनको कर दो पास। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ध्यान रखना भाई, आप लोगों के लिए सेकंड ऑप्शन नहीं देता, वो सीधा फेल कर देते हैं भाई। गवर्नमेंट स्कूल वाले ज़्यादा अलर्ट रहना इस चीज़ को लेके, जो बोला है मैंने। प्राइवेट में फिर भी थोड़ी सी कर देते हैं कि तो ठीक है, दे देते हैं, निकाल देते हैं, उनके हाथ में होती चीज़ें। गवर्नमेंट वाले नहीं निकाल पाते, उनके हाथ में होता ही नहीं है। एक बार हो गया रिजल्ट हो गया, ठीक है। इस संडे पीटीएम भी है आप लोगों का, ठीक है। बहुत जल्द नेक्स्ट टेस्ट भी है, पीटीएम से पहले रिजल्ट भी आ जाएगा। मुझे तुम ये बताओ फटाफट से, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्लियर अच्छे से पढ़ लोगे? आज जो मैंने तुम्हें टॉपिक करवाया है क्लास दर, ये जो PCl5 का स्ट्रक्चर का डिस्कशन है प्रिंस, PCl5 का स्ट्रक्चर का डिस्कशन है, सबको समझ में आ गया? ठीक है। इससे पहले मैंने हाइब्रिडाइजेशन का भैया ये फॉर्मूला जो तुम्हें समझाया इंडेक्स नंबर का, मेरे को लगता है यार ये फेवरेट फॉर्मूला हो जाना चाहिए इस चैप्टर के लिए, बिकॉज इसके जरिए ज्योमेट्रीज भी समझ में आती है, वेस्पर थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया इसके जरिए, है ना। और इसके जरिए ही हमें हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला याद होगा तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्लास छुट्टी मत करना, बिकॉज एक टॉपिक कराऊंगा MOT, मोटी नहीं बोल रहा हूं मैं, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, MOT, ठीक है। ध्यान रखना नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, छुट्टी मत करना।